हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ज्योग्राफी क्लासेस में। हमारा आज का टॉपिक है राजस्थान का अपवाह तंत्र। इस टॉपिक को हम 3 भाग में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, राजस्थान के अपवाह तंत्र को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, दूसरी है अंतः प्रवाह वाली नदियाँ और तीसरी है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। आज के भाग में हम पढ़ेंगे अंतः प्रवाह वाली नदियाँ। ऐसी नदियाँ जिनका उद्गम तो होता है लेकिन विसर्जन नहीं हो पाता, यानी जो अपने ही प्रवाह क्षेत्र में कहीं विलुप्त हो जाती है, उन्हें आंतरिक प्रवाह की नदियाँ या फिर अंतः प्रवाह वाली नदियाँ कहते हैं। पूरे विश्व में सिर्फ राजस्थान ही ऐसा राज्य है जहाँ आंतरिक प्रवाह तंत्र पाया जाता है। चलिए बात करें अंतः प्रवाह की प्रमुख नदियों की, तो इनमें है कांकने, कांतली, साबी, मैंथा, रूपनगढ़, घग्गर, रूपारेल। इन नदियों को हम एक ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। काका सा मैं रुघरू गांव गया था। काका सा मैं रुघरू गांव गया था। अब हम बात करें कि कैसे इसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये देखिए, ये कांकने का कांतली का साबी का सा, मैंथा का मैं, रूपनगढ़ का रू, घग्गर का घ और रूपारेल का रू। इस प्रकार से हम इस ट्रिक के माध्यम से आंतरिक प्रवाह की नदियों के नाम याद कर सकते हैं। कई कंपटीशन एग्ज़ाम्स में आंतरिक प्रवाह की नदियों को छांटने के लिए भी क्वेश्चन दिए जाते हैं। आइए पहले बात करते हैं कांकने नदी की। इस नदी को कांकनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी का स्थानीय भाषा में नाम है मसूरदी नदी। स्थानीय भाषा के स्थानीय जो लोग हैं वो मसूरदी नाम से इस नदी को जानते हैं। आंतरिक प्रवाह की ये सबसे छोटी नदी है, यानी इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो केवल 17 किलोमीटर तक ही है। इस नदी का उद्गम जो है वो जैसलमेर के कोटरी गांव से होता है और ये नदी बुद्ध झील का निर्माण करती है। और थोड़ा अगर इसमें पानी अधिक आ जाए तो ये मीठा खाड़ी तक इसका अंतिम बहाव स्थल होता है, जहाँ पर ये जाकर विलुप्त हो जाती है। और जो मोस्टली जो ये नदी है वो बुद्ध झील का निर्माण करती है और यहीं पर ये विलुप्त हो जाती है। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं कि आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी है, कांकने नदी, और मसूरदी नाम से किस नदी को जाना जाता है, कांकने नदी को, और बुद्ध झील का निर्माण कौन करती है, तो कांकने नदी करती है। अब बात करते हैं कांतली नदी की। कांतली नदी के दूसरे नाम जो हैं वो हमें सुनने को मिलते हैं मौसमी नदी और कांटली नदी। ये नदी जो है वो आंतरिक प्रवाह की नदियों में पूर्णतः बहाव के हिसाब से, यानी जिसका उद्गम भी राजस्थान में है और उसका अंतिम विसर्जन भी विलुप्त जो स्थल है वो भी राजस्थान में है। तो इस हिसाब से ये सबसे लंबी नदी है जो कि 100 किलोमीटर क्षेत्र में बहती है। ये नदी सीकर जिले के खंडेला की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है और ये सीकर से निकलकर झुंझुनू जिले को 2 बराबर भागों में लगभग बांटती हुई ये झुंझुनू और चूरू की सीमा पर जाकर विलुप्त हो जाती है। इस नदी का जो
प्रवाह क्षेत्र है उसे तोरावटी प्रदेश कहा जाता है। और इस नदी के किनारे ही गेणेश्वर सभ्यता का उद्गम हुआ था। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट नदी है, कई सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं। और स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन यहाँ पर एक बात और ध्यान देने लायक है कि चूरू और बीकानेर दो ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर कोई भी नदी नहीं है। और सबसे ज़्यादा नदियाँ जो है वो चित्तौड़गढ़ ज़िले में है। और अगर संभाग की बात करें तो सबसे ज़्यादा नदियों वाला संभाग जो है वो कोटा संभाग है। तो ये हमने पढ़ी कांतली नदी। कांतली नदी के बाद हम बात करते हैं साबी नदी की। साबी नदी जो है उसे साहिबी नदी भी कहा जाता है। इसका उद्गम जयपुर से होता है, सेवर की पहाड़ियों से। फिर ये जयपुर से निकलकर अलवर से बहती हुई हरियाणा के पटौदी रेवाड़ी गांव जो है वहाँ पटौदी जगह पर जाकर इसका विलुप्त हो जाती है। ये इस नदी की सहायक नदी है सोता नाला। अब बात करें हम मेंथा नदी की। स्टूडेंट्स, मेंथा नदी जो है वो जयपुर के मोहनपुरा गांव की पहाड़ियों से उसका उद्गम होता है और ये बहती हुई सांबर झील में जाकर विलुप्त हो जाती है। सांबर झील में अपना जाकर जल गिराती है। यहाँ एक ध्यान देने योग्य बात ये है कि ये उत्तर दिशा से जाकर सांबर झील में अपना जल गिराती है। इसके बाद आती है रूपनगढ़। रूपनगढ़ जो है उसका उद्गम अजमेर ज़िले की किशनगढ़ की पहाड़ियों से होता है। और ये नदी जो है वो उत्तर की ओर बहती हुई जाकर सांबर की झील में विलुप्त हो जाती है। सांबर झील में जाकर अपना जल गिराती है। तो ये दो पॉइंट बनते हैं कि उत्तर की ओर से जो नदी सांबर में आके सांबर झील में उत्तर की ओर से जो अपना जल गिराती है वो तो है मेंथा नदी, और जो दक्षिण से अपना जल सांभर में विसर्जित करती है वो है रूपनगढ़ नदी। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है आंतरिक प्रवाह की सबसे इम्पॉर्टेंट नदी जो है वो है घग्गर नदी। ये एक ऐतिहासिक नदी भी है। घग्गर नदी जो है इसका जो उद्गम स्थल है वो राजस्थान में ना होकर बाहर है, शिवालिक की पहाड़ियों से। जो कालका माता का मंदिर भी है यहाँ पर, उसी के पास से इस नदी का उद्गम होता है, और जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और ये वहाँ से बहती हुई राजस्थान के जो हनुमानगढ़ जो ज़िला है उसके टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। फिर ये जाकर इस नदी का जो है कम बहाव होने पे, कम पानी होने पर ये नदी भटनेर तक जाकर विलुप्त हो जाती है। अगर इस नदी में ज़्यादा जल होता है, ज़्यादा पानी होता है, तो ये गंगानगर के अनूपगढ़ और सूरतगढ़ तक जाती है। और उससे भी ज़्यादा अगर इसमें जल आए, बाढ़ आ जाए, एक बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो इस नदी का जल जो है वो पाकिस्तान के बहावलपुर से होते हुए फोर्ट अब्बास तक जाता है। और पाकिस्तान में जो इसका ये जो पार्ट है, इसका ये वाला जो पार्ट है, इस नदी के बहाव क्षेत्र को हकरा कहा जाता है, हकरा। जबकि गंगानगर और हनुमानगढ़ में इस नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसे नाली या पाट कहते हैं। अब हम कुछ इसके बात करें, इसके दूसरे नामों की बात करें तो इस नदी को सरस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता है, नट नदी भी कहा जाता है और सोतर नदी भी कहा जाता है। इनके अलावा इसे दृष्टवती नदी, लेटी नदी और मृत नदी भी कहा जाता है। ये नदी जो है वो आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, मतलब अंतः प्रवाह की
सबसे लंबी नदी है जो कि 465 किलोमीटर की लंबाई में प्रवाहित होती है। इस नदी को राजस्थान का शोक भी कहते हैं और ये नदी जो है वो कालीबंगा सभ्यता का जो है वो कालीबंगा सभ्यता जो है वो इस नदी के किनारे ही विकसित हुई थी। जो स्टूडेंट्स, ये जो नदी है घग्गर नदी वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई तरीके से इसमें प्रश्न बनते हैं, जैसे इसका उद्गम स्थल कौन सा है, ये नदी कौन से स्थान से राजस्थान में प्रवेश करती है, हनुमानगढ़ और गंगानगर में इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं, नाली या पाट कहते हैं, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है, घग्गर नदी है, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई, घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई, बाढ़ आने पर पाकिस्तान के कौन से क्षेत्र तक इसका पानी जाता है, फोर्ट अब्बास तक जाता है, पाकिस्तान में इसके बहाव क्षेत्र को क्या कहते हैं, हकरा कहते हैं, और इसके जो 6 अदर नेम हैं वो पूछे जा सकते हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट नदी है। अब बात करते हैं हम रूपारेल नदी की। रूपारेल नदी जो है इसे लसवारी या वराह नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये नदी अलवर ज़िले के उदयनाथ की पहाड़ियों से थानागाजी स्थान पर ये उसका उद्गम होता है और ये अलवर ज़िले से बहती हुई भरतपुर में आकर कुशलपुर नामक स्थान पर ये विलुप्त हो जाती है। इस नदी के पर सीकरी बांध बना है जो काफ़ी जो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है इधर से भी। सीकरी बांध जो है वो इस नदी पर बना है और इस नदी को भरतपुर की लाइफलाइन भी कहा जाता है। ये रूपारेल नदी जो है वो भरतपुर की मोती झील को जल उपलब्ध करवाती है। पानी इसका मोती झील में जाता है, तो मोती झील भी जो है वो भरतपुर की लाइफलाइन कही जाती है और रूपारेल नदी जो है वो भी भरतपुर की लाइफलाइन कही जाती है। आइए स्टूडेंट्स, अब हम कुछ क्वेश्चंस की बात कर लें। पहला क्वेश्चन है, लसवारी या वराह नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो अभी हमने पढ़ा है लसवारी या वराह नाम से रूपारेल नदी को जाना जाता है। कांतली नदी का उद्गम किस जिले में होता है? कांतली नदी का उद्गम किस जिले में होता है? सीकर जिले में होता है। राजस्थान की सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? सर्वाधिक नीची झील जो है वो तलवाड़ा झील है और सबसे ऊंची झील जो है वो है निक्की झील जो कि माउंट आबू में है। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ जो है कहाँ है? वो है सलेमाबाद में। लूणवा जैन तीर्थ स्थल किस नदी पर स्थित है? वो है मेंथा नदी पर स्थित। आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी है? जो हमने सबसे पहले पढ़ी थी, कांकने नदी। आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी जो है वो है कांकने नदी। स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़े राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदियाँ। थैंक यू।